औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो सत्ता के लिए अपने पिता को कैद कर लेता है। अपने पिता की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें अपने महल में रखता है। सत्ता के लिए अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करा देता है। हत्या ही नहीं, दारा शिकोह का सर काट करके एक थाली में रख करके उसे कपड़े से ढक दिया जाता है और अपने पिता शाहजहां के पास औरंगजेब भिजवा देता है। शाहजहां देखते हैं और चिल्ला उठते हैं कि अरे ये तो दारा शिकोह है, लेकिन फिर भी औरंगजेब की आत्मा और दिल नहीं पिघलती है और वह अपने कारनामे पे काम जारी रखता है। इतना ही नहीं, परिवार के मामले को अब छोड़ भी दे तो सिखों से जब चुनौती मिलने लगी औरंगजेब को, वे इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना करते रहे सिखों के नेता, तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर तक को मरवा देता है, गर्दन कटवा देता है औरंगजेब। इसके बाद दक्षिण में बात करें तो शिवाजी महाराज के साथ भी औरंगजेब ने अच्छा नहीं किया। शिवाजी को धोखे से महल में बुला करके कैद कर लेता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। संभाजी जो शिवाजी के बेटे थे, उनके साथ भी वह अच्छा नहीं करता है और उनको जब पुणे में वो जाते रहते हैं कहीं तो पकड़ करके ले आ जाता है। उनका जीभ काट ली जाती है उनकी, संभाजी की, और इसके बाद उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। और इसके बाद मराठाओं को संभाजी के अंतिम संस्कार के लिए फिर से उनके गर्दन को शरीर से सिल करके धागे से और इसके बाद उनकी अंतिम क्रिया की जाती है। देखें तो इस तरह की क्रूरता वाले शासक को क्रूर शासक न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। मंदिरों को तोड़ने की बात भी है तो औरंगजेब का नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया, मथुरा कृष्ण जन्मस्थली के मंदिर को ऊपर का जो ढांचा था उसको तोड़ करके मस्जिद बनवाया गया कि यहाँ पर बैठ के औरंगजेब नमाज पढ़ेंगे। आज भी भारत में कट्टरपंथी युवाओं की सोच है या पहली पसंद यदि औरंगजेब है तो इससे बचना चाहिए, उनकी नीतियों को सोचना और समझना चाहिए। बात की जाती है कि औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक मनसबदार जो थे, हिंदू सबसे ज़्यादा मनसबदार किसी भी मुगल शासक के कार्यकाल में थे तो वह औरंगजेब था। सेनाओं के स्तर पे, सेनाओं की संख्या के स्तर पे सबसे ज़्यादा हिंदू सेना यदि किसी राजा के समय में थे तो वो औरंगजेब ही था। लेकिन ये सब एक दलील नहीं है जो कि कह दे कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था। औरंगजेब की बात करें तो वो न केवल दूसरे राजाओं के लिए जैसे मराठों के लिए या सिखों के लिए, बल्कि वो अपने मुगल वंश के लिए, मुगल सत्ता के लिए भी उतना ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ जितना कि दूसरों के लिए। बात कर रहे हैं औरंगजेब लगभग 50 से 60 वर्ष तक रहा था मुगल शासक के रूप में, और इतना ही नहीं, इसके बाद भी वह जब अपने बुढ़ापे की दौर में गया उस दौरान भी मुगल शासन व्यवस्था को सत्यानाश करके गया है। और औरंगजेब की मौत जैसे ही होती है 1707 में, उसके बाद आप देखें तो अंग्रेज भारी पड़ जाते हैं और जो मुगल वंश है उसका एक तरह से नाश हो जाता है और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में बहादुर शाह जफर जैसे शासक होते हैं जिनकी जो सीमा थी राज्य की वो लाल किले की दीवार तक ही होती है। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब बचपन से ही वो एक प्रतिभावान था, लेकिन किस तरह से, तो लड़ाई और युद्ध के लिए वह 16 वर्ष की अवस्था में ही अभियान पे जाता था। शाहजहां भेजा करते थे उसे और वो जीत कर आता था। इसी कड़ी में जब वह शासक बनने की उम्र में आया तो उसे चुनौती मिलने लगी दारा शिकोह से। दारा शिकोह उदार व्यक्तित्व का था। दारा शिकोह शाहजहां का प्रिय था, लेकिन वह दारा शिकोह से कैसे जूझता, तो दारा शिकोह को युद्ध में हरा करके दारा शिकोह की हत्या करा देता है। और जब दारा शिकोह पराजित होते हैं तो दारा शिकोह को हाथी पर बैठा करके अर्धनग्न अवस्था में हाथी के ऊपर बैठा के दिल्ली की सड़कों पर घुमाया जाता है। औरंगजेब ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। आखिर उसी राजघराने का लड़का तो वह भी था जिसकी पूरे भारत में तूती बोलती थी, जिस परिवार से औरंगजेब भी थे, और उस व्यक्ति को हाथी पर बैठाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाना एक तरह से किसी भी अंदाज से जायज नहीं था जो औरंगजेब ने किया। शिवाजी के साथ भी वही होता है। शिवाजी को संधि के लिए शिवाजी सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे थे औरंगजेब को। दक्षिण में औरंगजेब चाहता था कि दक्कन पे हमारे अधिकार हो, लेकिन शिवाजी उस रास्ते में रोड़ा थे, पत्थर थे, और शिवाजी को हटाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। शिवाजी 23
किले अब तक जीत चुके थे। औरंगजेब के द्वारा जय सिंह को भेजा जाता है 14,000 जवानों के साथ, और जय सिंह शिवाजी से समझौता करने में सफल रहता है। 23 जीते हुए किलों में से 21 किला शिवाजी को देना पड़ता है मुगलों को। साथ में संधि करनी होती है कि हमारा जो लड़का है संभाजी है वह जाके मुगल सेना में अपनी सेवा देगा। इसके बाद बात बनती है शिवाजी और संभाजी के आने की। संभाजी आते हैं शिवाजी के साथ और शिवाजी को कैद कर लिया जाता है, संभाजी को भी कैद कर लिया जाता है। शिवाजी अपना जन्मदिन मनाने के लिए किसी भी तरह से बच के निकल जाते हैं महाराष्ट्र। फिर चुनौती मिलने लगती है शिवाजी को, संभाजी जेल में ही रहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे शिवाजी बूढ़े होते हैं, वे मर जाते हैं। फिर संभाजी को भेजा जाता है और संभाजी जब जाते हैं तो फिर मुगलों के खिलाफ अभियान शुरू करते हैं। मुगलों ने, औरंगजेब ने एक तरह से 2 लाख लोगों की जो फौज थी उसको भेजा संभाजी से लड़ने के लिए, लेकिन संभाजी ने बड़े ही चतुराई से उनका उत्तर दिया और लड़ाई जारी रखा। इसके बाद भी जब बात नहीं बनती है तो औरंगजेब खुद जाता है दक्कन की ओर और संभाजी एक बार पकड़े जाते हैं और संभाजी को ये जीभ काट ली जाती है और इसके बाद उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए विवश किया जाता है। लेकिन संभाजी मना कर देते हैं और संभाजी के सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है और इसके बाद इनके डेड बॉडी को सुपुर्द कर दिया जाता है मराठों के लिए। आज उसी चीज़ को लेकर के जब छावा मूवी बन रही है तो विवाद चल रहा है कि आखिर औरंगजेब किस तरह का था। औरंगजेब की बात करें तो मुगल शासन के इतिहास में आप देखें तो औरंगजेब ही वह व्यक्ति था जिसके समय में आकर के मुगल राजवंश का जो स्टॉक था, जो अवशेष था, जो भंडार थे संसाधनों के, वो कम होते चले गए। 20 वर्ष शासन तो औरंगजेब चलाया अपना किसी तरह से। उसके बाद क्या होता है कि संसाधन कम पड़ते हैं तो जबरन जजिया कर को फिर से लागू किया जाता है, जो हिंदुओं से वसूला जाने वाला एक धार्मिक कर था। और जजिया कर जो मौलवी और मौलानाओं के सुझाव से, सलाह से वो औरंगजेब फिर से चार्ज करता है देश पर, और ये एक तरह से हिंदुओं में खास करके दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों में आक्रोश का रूप ले लेता है और यह भी मुगल वंश के पतन का एक कारण बनती है। और जो अकबर जो सभी धर्म को लेकर के सुलह या कुल की नीति चला रहे थे, अपना रहे थे, उन्हीं के वंश के औरंगजेब इस तरह से फिर से जजिया कर लागू कर देते हैं। तो यह एक तरह से मुगल वंश के इतिहास के लिए फिर से एक बार धब्बा का रूप ले लेता है। दूसरी बात करें तो औरंगजेब अपने पूरी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं कर पाया। पूरा जीवन उसका लड़ाइयों में ही बीत गया, इधर उधर जाने में बीत गया। अगल बगल के पड़ोस के राजाओं से उसकी मित्रता नहीं थी। मंदिर तोड़ रहे थे, अलग अलग जगहों से आक्रमण कर रहे थे। जाटों के तरफ से भी विद्रोह किया जा रहा था। जाटों ने अकबर की हड्डी को अकबर की कब्र से निकाल करके उसमें आग लगा दिया। इसके बाद औरंगजेब और आग बबूला हुआ। इसके बाद फिर से औरंगजेब ने अगल बगल के इलाकों में हमले के आदेश दिए, मंदिर तोड़ने के आदेश दिए। यही कारण है कि आज भी आप जाएंगे तो देखेंगे दिल्ली के आसपास के इलाकों में कभी कभार सांप्रदायिक तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। वो आज की नहीं है बल्कि सैकड़ों सालों से चली आ रही है। उसमें औरंगजेब की भूमिका आज भी आपको दिख सकती है या देखी जा सकती है। तो इस तरह से देखें तो औरंगजेब एक अच्छा शासक था, ये कहना एक तरह से बेमानी होगी, क्योंकि उसने समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लेकर चलने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और न ही प्रयास किया। शासक कोई भी कैसा था यह उसके कार्यों से पता चल सकता है, न कि उसके द्वारा किए गए बखान या इतिहासकारों के द्वारा किए गए बखान जो कि उसके व्यक्तित्व से मेल ही न खाते हो। औरंगजेब की पहचान किस चीज़ से है तो युद्धों से है पहचान, किस चीज़ से है तो शिवाजी को परेशान करने से है, किस चीज़ से है तो संभाजी की जीभ काटने से उसकी पहचान है, किस चीज़ से है तो शाहजहाँ को कैद करने से उसकी पहचान है, किस चीज़ से पहचान है औरंगजेब की तो अपने ही भाई दारा शिकोह की हत्या करने से है, किस चीज़ से है तो अपने ही भाई को अर्धनग्न अवस्था में हाथी पर बैठा कर दिल्ली की सड़कों पर घुमाने से है। वैसे व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति या अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहने से बचना चाहिए। जो दूध का दूध है, पानी का पानी सबके सामने होना ही चाहिए। यदि वो अच्छा था तो उसके द्वारा जो किए गए कुछ घिनौने कृत्य हैं वो गलत है, वो उसकी एक तरह से प्रशंसा तो नहीं होनी चाहिए कम से कम। तो यही है हमारी कुल मिलाकर समीक्षा औरंगजेब के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।
धन्यवाद, नमस्कार।